चलिए, बजट के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न तो आप लोग से यही है कि बजट शब्द जो है ना, बजट, ये किस भाषा का शब्द है? सिंपल फ्रेंच प्रश्न है, है। फ्रेंच बहुत भाषा। सुंदर जवाब है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा का है। और बजट शब्द का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। चमड़े की थैली। बहुत बढ़िया, चमड़े का थैला है, इसी को बजट कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बजट ये जो है ना, कब पारित हुआ था और कहां पर हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। नहीं नहीं, इंग्लैंड गलत है। और कोई बोलिए। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन बजट दीजिए। जो है ना, ये फ्रांस में पारित हुआ था। ठीक है, 1803 में। सबसे पहले फ्रांस में 1803 में। ठीक है, आय व्यय के रूप में ये प्रारंभ हुआ था। आपको दूसरा प्रश्न है, बजट का प्रारंभ किस देश को माना जाता है? बजट का प्रारंभ? फ्रांस। नहीं, इंग्लैंड। ठीक है, बजट शब्द हम जब कह रहे हैं ना, बजट, तो ये फ्रांस, वहां चमड़े का थैला में सबसे पहले लेकर के आए थे ना, तो इसीलिए उसको बजट नाम ही दे दिया गया। लेकिन बजट का प्रारंभ, बजट तो आय व्यय का रूप होता है ना, आय व्यय, कितना आया रुपया, कितना गया, तो इसका प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है, चलिए, प्रश्न अब भारत से आ जाएगा कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसको माना जाता है? भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसको माना जाता है? जन्मदाता हम कह सकते हैं, बजट का जन्मदाता ये जेम्स विल्सन को क्या? जेम्स विल्सन है। ठीक है, 1861 ईयर है ना? हाँ, केनिंग के तो शासनकाल जेम्स में। विल्सन सबसे पहले यही भारत में बजट को पारित किए थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है कि बजट किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची है या फिर संघ सूची है, राज्य सूची है, किसका है? किसमें आता है बजट? केंद्र सरकार का है ना बजट। नहीं नहीं, देखिए, जब हम सरकार की संवर्त बात करेंगे तो राज्य सरकार का भी बजट होता है और तब तो केंद्र सरकार का भी बजट होता है। ये समवर्ती समवर्ती सूची। सूची का विषय है। ठीक है, हाँ, बजट जो है समवर्ती सूची का विषय है। क्योंकि आप देखते हैं स्टेट में भी बजट पारित होता है, बिहार सरकार हो गया, राजस्थान सरकार हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, सबका होता है। ठीक है, चलिए, बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, और ये जो है अलग अलग जो विधानसभा भी पारित करती है अपना। ठीक है, चलिए, सामान्य बजट को वित्त मंत्री किस माह में पारित करते हैं? सामान्य बजट, फरवरी में। जो सामान्य फरवरी बजट में। होता है ना, ऑल इंडिया वाला होता है, ये फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है। ठीक है ना? शायद अब कौन सा एग्जैक्ट डेट बताइए तो, कोई कौन सा डेट हो चुका है बजट का एग्जैक्ट डेट पारित करने का? अभी निर्मला सीतारमण जी अभी ठीक है, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? एक वर्ष समिति था। बहुत बढ़िया, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था और ये 1924-25 में किया गया था। ठीक है, और फिर कंबाइंड हो गया ना, जो रेल बजट है और जो है वित्त बजट। ठीक है, दोनों को कंबाइंड कर दिया गया। कब? भाजपा सरकार की थी ना, अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, ये 2017 में। ठीक है ना? ये 2017 में। हाँ 17 में। किसको? हाँ, 2017 में हुआ है। ठीक है ना? हाँ, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पारित हुआ था? स्वतंत्र भारत का पूछ रहे हैं। स्वतंत्र भारत का पहला ये बजट कब पारित हुआ था? 1947 आयुष में। कुमार, ललन कुमार, निर्मला देव। हाँ, बोलिए। 1947 में। हाँ, 1947 तो बिल्कुल सही है। डेट बताइए। 26 डेट। जनवरी। ठीक है, सॉरी, 26 नवंबर। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पारित हुआ था। और पारित करने वाले कौन थे? वो जो नाम बताएंगे 10 रुपए का पुरस्कार है। सनमुखम शेट्टी। बहुत सुंदर जवाब, षणमुखम शेट्टी। ठीक है, आर के षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पारित किया था। ठीक है, अगर हम पूछ देंगे
कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन पारित किया था? दोनों में याद रखना, तीन नाम जो हम बताए जॉन हैं। मथाई हो जाएगा। जॉन मथाई, देखिए तीन नाम बहुत ज्यादा जॉन इंपॉर्टेंट मथाई है हो बजट जाएगा। से संबंधित। जेम्स विल्सन भारत में सबसे पहले बजट पारित किए थे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पारित हुआ था, तो 26 नवंबर 1947 को पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा। और एक क्वेश्चन आता है गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पारित हुआ था, तो ये जॉन मथाई द्वारा। और साल कब हुआ था, तो ये 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को आपको पता है कि भारत जो है पूर्ण तरह से गणतंत्र हो चुका था। ठीक है, तो ये जॉन मथाई उसके बाद पारित किए हैं। और स्वतंत्र भारत मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद जो पहला बजट पारित हुआ था वो स्वतंत्र भारत का पहला बजट होगा। ठीक है, गणतंत्र भारत का पहला बजट मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद जो पहला बजट पास हुआ, तो ये 1950 में हुआ था जॉन मथाई के द्वारा। क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, बजट का प्रश्न यहाँ आएगा। अब प्रश्न ये है कि सबसे ज्यादा बार कौन बजट पारित किया है भारत में? सबसे ज्यादा बार कौन मंत्री किया है, क्या नाम है उनका? मोरारजी देसाई। निर्मला सीतारमण। ना ना ना, निर्मला मोरारजी सीतारमण देसाई, नहीं। मोरारजी। अगर महिला की बात करेंगे तो उनका नाम ले सकती हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर मोरारजी सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने में मोरारजी देसाई 10 बार पारित किए थे बजट। ठीक है, मोरारजी देसाई 10 बार बजट पारित किए थे। ठीक है, भारत और सरकार के बजट के आंकड़ों में। जगजीवन राम 8 बार किया था ना? हाँ, क्या ठीक है, सर? भारत सरकार के जगजीवन राम बजट 8 के। बार किया था ना? हाँ, बोल तो रहे हैं, एग्जैक्ट हमको पता ठीक नहीं है है। लेकिन आप बता रहे तो सही है, बता रहे होंगे। ठीक है, कंफर्म नहीं है हम। ठीक है, साल चलिए। एक साल में कितना बार बजट पेश होता है सर? एक साल में बजट, देखिए एक साल में तो एक ही बार होगा ना बजट पास। ठीक है, हाँ। क्योंकि ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है और हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में लिखा गया है ये। ठीक है, बजट अगर प्रश्न आता है कि बजट का कहीं शब्द का संविधान में उल्लेख है, तो कहीं नहीं है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जिसको बजट नाम दे दिया गया है। ठीक है, एक ही बार होता है, एक ही बार होता है साल में, 2 बार नहीं होता है। लेकिन अंतरिम बजट अभी इलेक्शन के समय जो है ना, अंतरिम बजट पारित होता है। तो अंतरिम बजट अभी पारित हुआ था। ठीक है, और फिर अभी बजट पारित होने वाला है, फिर पारित होगा बजट, क्योंकि इलेक्शन होता है ना तो पता नहीं चलता है किस पार्टी का सरकार दोबारा ये आएगा, इसलिए अंतरिम बजट उस समय पारित होता है। चलिए, ठीक है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर ये बजटीय घाटा कहलाता है। ठीक है, बजटीय घाटा, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाएगा। अगला प्रश्न ये है, आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। आउटकम बजट पहली बार किसने पारित किया, तो 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम। ठीक है, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइए, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? शून्य आधारित बजट, नहीं पता है सर। हाँ देखिए, शून्य आधारित बजट का मतलब क्या होता है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। ठीक है, मतलब पिछला गया तो गया, अगर घाटा हुआ तो घाटा हुआ, फायदा हुआ तो फायदा हुआ, उसको जीरो काउंट करके और फिर से नया, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ये हमारे देश में नहीं होता है ये चीज। ठीक है, ये हमारे देश में नहीं है, लेकिन शून्य आधारित बजट क्वेश्चन आया तो बता दिए। ठीक है, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लेकिन दिया है यहाँ पर, ये सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। उसके बाद हमको आज तक नहीं हुआ होगा, बस एक बार हुआ है 1987-88 में शून्य मतलब आधारित बजट। इसकी मतलब इसकी धारणा है भारत में। हाँ, एक बार पारित हुआ, इमरजेंसी के केस में हो सकता है कि पिछला जो है शून्य काउंट करके लेकर के चले तो हो सकता है। ठीक है, और बाकी अवधारणा तो है, तभी तो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ऐसा बजट पारित हो रहा है, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं, या कभी ना कभी पारित हुआ है। ठीक है, तो जी ये हो सर। गया। तो भारत में शून्य आधारित बजट कब पारित हुआ प्रथम बार, तो 1987-88 में राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा, आप लोग आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं ना, बजट से पहले आता है। ठीक है ना, वही आर्थिक समीक्षा। ठीक है,
केवल लोकसभा में ये पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, अभी हम बताए थे कि आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण नाम लिखा है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट लिखा है। ठीक है, बजट का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, राज्य सरकार की बजट के संबंध में व्यवस्था किसमें है? राज्य सरकार बजट पारित करेगा, ये किस जो है कि उसमें अनुच्छेद में लिखा है, तो ये 202 में। ठीक है, 202 में राज्य सरकार का बजट का उल्लेख होता है, अनुच्छेद 202। एक आता है वैट, अब तो जीएसटी हो गया। वैट का फुल फॉर्म कोई बताइए तो? वैल्यू वैल्यू एडेड एडेड टैक्स, बहुत बढ़िया, वैल्यू एडेड टैक्स आता। अच्छा, ये जो है कि प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है? वैट अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी, जीएसटी कैसा कर है, प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष है ना वो तो। नहीं, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष है, sorry। अप्रत्यक्ष है। ठीक है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जैसे आप साबुन पे टैक्स देते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट तो आप नहीं देते ना, कंपनी पर सरकार लगाता है टैक्स, कंपनी उसका पेमेंट दे रहा है। हम किसको दे रहे हैं? हम तो दुकानदार को पैसा दे रहे हैं ना, हम कंपनी को या फिर सरकार को डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, जी तो सर। भारत में वेट की संस्तुति सबसे पहले किसने दिया था? तो 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने। ठीक है, लक्ष्मीकांत झा समिति ने 1976 में वेट का संबंध बिक्री कर, ये तो अभी बंद हो चुका है, इसको ज्यादा नहीं पूछना है, लेकिन प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। देखिए, वेट जो है ना, ये वेट सबसे पहले कब लागू हुआ था? तो ये फ्रांस देश में 1954 में लागू हुआ था। फ्रांस देश में 1954 में लागू हुआ था, और भारत में वेट 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में ये कंबाइंड हो चुका है जीएसटी में। ठीक है, जी और सर। भारत में सबसे पहले वेट किस स्टेट में लागू हुआ था? तो हरियाणा में, और अंतिम रूप से उत्तर प्रदेश में। सेवा कर 1994-95 प्रारंभ हुआ है। सर्विस टैक्स जो कहते हैं ना, सर्विस टैक्स, वही है। तो भारत में सर्विस टैक्स सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ है? तो 1994-95 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, एक मोडवेट आता है, मोडवेट। मोडवेट का मतलब होता है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2000 में जो है सेनवेट में परिवर्तित किया गया था, जो उत्पाद शुल्क कर से संबंधित था। ठीक है, कर ढांचे में सुधार के लिए कौन सी समिति है? कर ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? कर ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? बताइए जल्दी से। चलैया चलैया समिति समिति। होगा। ठीक है, चलैया समिति कर ढांचे में सुधार के लिए, और इसका गठन जो है 1991 में हुआ था। ठीक है, चलिए कुछ हम हिंदी भाषा से भी सब प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, हमको बताइए तो संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? राजभाषा हिंदी का उल्लेख है, जल्दी से बताइए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं है सब। संविधान 343 के किस आर्टिकल में, सॉरी किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है, राजभाषा हिंदी का? जल्दी से बताइए। 17 भाग में है, ठीक है ना? 17। हाँ, भाग 17 में है राजभाषा का उल्लेख, राजभाषा हिंदी का उल्लेख। ठीक है, और हमारे संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? जल्दी से बताइए, बहुत सुंदर प्रश्न है। 343 343 हाँ, 343 के 1 में। ठीक है, 343 के 1 में ये ऐसा लिखा है कि हमारे संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी देवनागरी लिपि जो है देवनागरी होगी। ठीक है, अब हमको ये बता दीजिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। बहुत सुंदर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो है ना, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान किया गया था, इसीलिए। ठीक है, और सबसे भारत में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा भी कौन सी है? हिंदी हिंदी है कि है। बांग्ला है? हिंदी है। हाँ, हिंदी है। ठीक है, हिंदी है, और दूसरा नंबर पर बांग्ला है। ठीक है, याद रखना है।
जो ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आता है कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, दूसरे नंबर पर कौन सी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो 1 नंबर पर हिंदी है और 2 नंबर पर बांग्ला है। ठीक है, तेलुगु भाषा को भारत में इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, याद रखना। भारत के तेलुगु भाषा कहाँ किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, जल्दी से बताइए स्टेट। तमिलनाडु साइड में। साउथ में। गलत हो गया ना, मतलब तेलुगु भाषा कह रहे हैं, तेलुगु, तेलुगु। तमिल, दक्षिण कोई साइड है में बोली धुरंधर जाती जो बता सकते हैं? आंध्र देखिए, प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और जो है तेलंगाना, ये जो है। प्रदेश में तेलुगु भाषा बोला जाता है। ठीक है, जब तेलुगु की बात आए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तमिल भाषा जब हम कहेंगे ना, तब तमिलनाडु आएगा। ठीक है, तमिल ठीक है। और तमिल दोनों में, तमिलनाडु में भी तमिल पहले आ रहा है और भाषा में भी तमिल आ रहा है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाला चीज ही नहीं है। ठीक है, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। चलिए, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? पंजाबी भाषा जल्दी से बताइए। गुरुमुखी। बहुत गुरुमुखी। बढ़िया, गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है पंजाबी भाषा। ठीक है, संविधान के अष्टम सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषा को। बहुत 22। बढ़िया, 22 भाषा को मान्यता दी गई है। और जो संविधान सबसे पहले जब बना था, उस समय कितनी भाषाएं थी इसमें? 8 भाषा। बहुत सुंदर जवाब, 8 भाषा था। ठीक है, और वह भी वर्तमान में जो है 22 भाषा हो चुका है। ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा का जल्दी ना बताइए। 53-56 में हुआ था ना। नहीं 53। नहीं, 55 में। ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। ठीक है, हाँ, बीजी खैर थे और 1955 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। बहुत बढ़िया, 21 फरवरी। और एक 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को भी है ना कोई डेट? राष्ट्रीय दिवस। का मातृभाषा दिवस। हाँ, हाँ राष्ट्रीय का दिवस मातृभाषा है। दिवस है। ऐसा ही कुछ है सर। नहीं, हाँ, हिंदी क्या का है? ही है कुछ। 10 जनवरी को हिंदी है दिवस है। हिंदी दिवस ऐसे कुछ। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। ठीक है, अगर हम बात करेंगे नागालैंड और मेघालय का राजभाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। ठीक है, अंग्रेजी। बिहार में भी सेकंड लैंग्वेज कौन सा है? बिहार में सेकंड लैंग्वेज उर्दू है ना? इंग्लिश। हाँ। और उर्दू उत्तराखंड में सॉरी। सेकंड लैंग्वेज क्या है? उत्तराखंड में संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत बन चुका है। ठीक है ना, उत्तराखंड का संस्कृत है। ठीक है, चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्र कवि में किसका नाम आता है? ये प्रश्न आया रविन्द्रनाथ हुआ है। टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर है क्या? हाँ, कवि। प्रथम राष्ट्र कवि कहेंगे तो मैथिली शरण गुप्त है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रथम थे। ठीक और सेकंड राष्ट्र कवि कौन है बताइए? रामधारी सिंह दिनकर जो है ना, सेकंड है ना। फर्स्ट मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, देखो, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? अभी हम बताए हैं वो आधुनिक युग है। की। महादेवी महादेवी वर्मा है। वर्मा। हाँ, महादेवी महादेवी वर्मा। वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और ये कौन बोल रहे हैं जी बीच बीच में? माइक म्यूट रखिए स्ट्रेंजर मैडम। ठीक है, आप ही की ओर से आवाज आ रहा है। ठीक है, चलिए, आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त बता दिए। ठीक है, चलिए, आत्मीय आत्मा। आत्मीय आत्मा किसको कहा जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी। ये सब लेखक के बता रहे हैं, बहुत प्रचलित प्रचलित लेखक है। चलिए, संस्कृत व्याकरण के जनक बताइए कौन? पाणिनि है, पाणिनि। पाणिनि। बहुत बढ़िया, पाणिनि है संस्कृत व्याकरण के जनक। अब विश्व का आदि महाकाव्य किसको कहा जाता है? विश्व का आदि महाभारत का महाकाव्य? ना 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 ना, महाकाव्य आदि। रामायण। विश्व का महाकाव्य कहेंगे ना,
तब महाभारत आता है। आदि अच्छा शब्द लग रामायण। जाता है ना, सुनिए, आदि शब्द, आदि महाकाव्य कह देंगे तो रामायण हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, आदि महाकाव्य रामायण हो जाएगा, महाकाव्य होता तो महाभारत हो जाता है। आदि महाकाव्य रामायण। आदि कवि किसको कहेंगे? आदि कवि वाल्मीकि को, आदि। जिन्होंने रामायण की रचना की, उनको आदि कवि कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, हमको बताइए तो रामायण जो लिखा है ये मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? रामायण संस्कृत। अवधि। अवधि संस्कृत। में। ये रामचरित संस्कृत में। मानस जब संस्कृत। कहेंगे तब अवधि आएगा। संस्कृत बहुत सही है, ठीक है। संस्कृत जो बोले थे। तुलसीदास का रामचरित मानस है ना, वो अवधि भाषा में, ठीक है। लेकिन रामायण जो है मूलतः संस्कृत भाषा में, ठीक है, याद रखना है। सही है। हाँ, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य का नाम महाकाव्य कौन है? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य ये पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। चलिए, महाभारत के रचयिता बताइए, महाभारत के रचयिता महर्षि कौन है? जल्दी कृष्ण से। द्वैपायन वेद व्यास है। वेद व्यास हैं महाभारत के रचयिता, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए, हिंदी भाषा जो है ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? परिवार पूछ रहे हैं। संस्कृत। इंडो यूरोपियन, ठीक है। जब परिवार की बात करेंगे कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो इंडो यूरोपियन, ठीक है। इंडो यूरोपियन याद रखना है। चलिए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, हर कोई जानता है ना। तो शेक्सपियर जो है किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे? शेक्सपियर अंग्रेजी के। हाँ, ठीक है, अंग्रेजी के। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। चलिए, सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? किस लेखक को सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है? सुकुमार कवि पंत को, ठीक है। सु से सुकुमार हो गया, और सु से सुमित्रा नंदन पंत। सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा बताइए कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा पूछ रहे हैं, भारत की नहीं, विश्व की। मंदारिन। ना ना ना, गलत हो गया। और कोई बोलिए जी। सुमेरियन है, ठीक है। हाँ, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान भारत में ही है। आपको सिटी का नाम बताना है। ऑप्शन वगैरह नहीं देते चलिए, हैं ऑप्शन ले ना। लीजिए। दिल्ली है कि हैदराबाद है? हैदराबाद है। बहुत बढ़िया। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। और एक प्रश्न इसके साथ आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ है? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद बताए हैं। दूसरा प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ये कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद में एडवांस ही। स्टडीज क्या? हैदराबाद में हुआ सर। नहीं, हैदराबाद में तो हम क्या बोले? केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान, ठीक है, ये हैदराबाद में है। और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहेंगे ना तो शिमला में है, शिमला। और शिमला किस स्टेट की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश का। बहुत बढ़िया, हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। चलिए, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसको कहा जाता है? वो तो मैकाले हो गया ना। काले लॉर्ड। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता, जन्मदाता पूछ रहे हैं ना। तो लॉर्ड चार्ल्स ग्रांट 1792 दे रहा है, ठीक है, पहले आधुनिक है ना। चार्ल्स ग्रांट दे रहा है 1792, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के न जनक है वो, जो आप बोले ना अभी, मैकाले। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक मैकाले को कहा जाता है, ठीक है। और हम क्या पूछे? आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता, ठीक है, ना कि अंग्रेजी खाली पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। इसमें आधुनिक शिक्षा में सब चीज आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा, साइंस का स्टडीज होता है वो भी आ जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर तो क्या होता था? साइंस का स्टडी थोड़ी होता था, नहीं होता था, ठीक है। चलिए, भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है? किस कवि को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता नागार्जुन है? को। नागार्जुन। नागार्जुन को, ठीक है। कलम का सिपाही, ये आपको यही है ना। कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? कलम का बताते सिपाही, हैं, जल्दी ऑप्शन प्रेमचंद। बताइए। दीजिएगा। प्रेमचंद है क्या? ऑप्शन, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ प्रेमचंद जवाब हाँ, दिया हो गया। गया मुंशी ठीक प्रेमचंद है। को
कलम का सिपाही कहा जाता है। ठीक है, पहले ये उर्दू में लिखते थे मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना, फिर हिंदी में लिखना शुरू किए। ठीक है, हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता किसको कहा जाता है? हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी की राधेलाल मिश्रा? नहीं, द्विवेदी है, द्विवेदी को। हाँ, आंसू लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है। ठीक है ना। चलिए, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? प्रथम मनु, हिंदू, मनु है, हाँ मनु। मनु है। मनु प्रथम हिंदू विधि निर्माता है। ठीक है, देश का प्रथम विश्वविद्यालय, देश का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला। विक्रमशिला है कि वो नालंदा है? तक्षशिला है ना, पाकिस्तान में। नहीं नहीं, अगर हम बात करेंगे विश्व में, विश्व में कहेंगे अच्छा ना, अच्छा तब अच्छा। तक्षशिला आ जाएगा। ठीक है, या प्राचीन भारत की बात करेंगे तब भी तक्षशिला आ जाएगा। लेकिन अगर हम देश मतलब अपने भारत की बात कर रहा हूँ तो नालंदा नालंदा हो आएगा। ठीक है, नालंदा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। कुमारगुप्त। हाँ, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 450 ईस्वी में। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 450 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? धर्म, ये हाँ, ईस्वी तो नहीं धर्मपाल के द्वारा बताएंगे, ही किया गया लेकिन था। सही बात धर्मपाल। है, पाल शासक धर्मपाल के द्वारा, और ये 9वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, दोनों में अंतर है, एक 450 ईस्वी में हुआ था और दूसरा 9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो पाल चलिए शासक के तो गोपाल ने है, धर्मपाल थोड़ी है। किसका? विक्रमशिला का? नहीं नहीं, पाल शासक का। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये धर्मपाल क्या है, पाल शासक नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये थोड़ी है कि केवल वही पाल शासक होगा, गोपाल ही होगा। दुनिया भर ठीक का है। पाल शासक आया होगा ना। ठीक है, तो उसमें से हम्म, एक है धर्मपाल, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्तमान में किस स्टेट में है ये बिहार में है, दरभंगा साइड में। किस जिला में? किस जिला में? दरभंगा। नालंदा। दरभंगा। दरभंगा में कहाँ है मैडम? भागलपुर में है नालंदा। ना। विक्रमशिला है ना, सॉरी सॉरी, भागलपुर में हाँ, है। नालंदा अपना गया के ठीक है, मतलब आगे है, ठीक है। हाँ भागलपुर में है। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन, एक प्रथम मिनट में हिंदी एक और सम्मेलन, पूछूं क्या? हाँ बोलिए। वो जो बता रहे थे अभी विक्रमशिला का, वो कितने ईस्वी बताएं? 9वीं शताब्दी बोले हैं। अच्छा अच्छा, 9वीं शताब्दी में, ठीक ठीक है, है। प्रथम हिंदी सम्मेलन, प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कब हुआ था? साल बता दीजिए, और कहाँ पर हुआ था, सिटी का नाम बताना है। प्रथम हिंदी सम्मेलन ऑप्शन दे दीजिए। 1975। ठीक है, 1975 में हुआ है, और ये नागपुर में हुआ है। ठीक है, प्रथम हिंदी सम्मेलन, ये हर एक साल हिंदी सम्मेलन होता है ना आयोजित। ठीक है, तो ये भारत में 1975 में हुआ था और नागपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पर सभी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है? भारत। जल्दी बताइए। विश्व में आपको अपने। मालदीव है क्या? मालदीव या इंडोनेशिया, क्या है पता नहीं। नहीं 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 नहीं, ना मालदीव है ना इंडोनेशिया है। और बोलिए, बता लगाइए दीजिए। दिमाग, दिमाग लगाइए। अपना भारत तो भारत भी नहीं है। तो है। भारत भारत भी नहीं तो है, है। ना ना, वेटिकन सिटी है। ठीक है, अच्छा अच्छा। वेटिकन सिटी ऐसा देश है जो विश्व का सबसे छोटा देश है। छोटा होने के साथ यहाँ पर सभी भाषाओं को मान्यता दिया गया है। ठीक है,